हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक आता है एटॉमिक मासेस। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक मास, तो स्टूडेंट एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? एक एटम का मास, यानी कि एक एटम का मास। तो एटम का मास जाने उससे पहले हम किसी भी बॉडी का मास क्या मतलब होता है ये जानेंगे। पहले देखो, जनरली हम किसी भी बॉडी का जो मास है हम किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। सपोज हमारे पास एक टेबल रखी हुई है, हमारे पास एक टेबल है, उसमें वेट है 10 किलोग्राम, और इसका मतलब ये हुआ कि 10 मल्टीप्लाई किलोग्राम। इट मीन्स दिस टेबल इज 10 टाइम्स हैवियर देन 1 किलोग्राम। कि जो ये टेबल आपके पास जो 10 किलोग्राम की है, इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि 1 किलोग्राम से 10 गुना हैवियर है, भारी है। दूसरा और ले लेते हैं। सपोज एक चेयर है जिसका मास सपोज कि 5 किलोग्राम है, इसका मतलब ये हुआ 5 किलोग्राम। इट मीन्स दिस चेयर इज 5 टाइम हैवियर देन 1 किलोग्राम। तो हमने सभी का मासेस किसका मल्टीप्लाई कर रखा है? 1 किलोग्राम का। जैसे कोई 5 किलोग्राम का है तो हम कह देंगे 1 किलोग्राम से 5 गुना भारी है। 100 किलोग्राम का है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वस्तु है वो 1 किलोग्राम से 100 गुना भारी है। तो यहाँ पर बात आती है कि यहाँ हमें एक यूनिट मिल रही है किलोग्राम की। 1 किलोग्राम क्या होता है? डिफाइन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम किसे कहते हैं? हमने प्लेटिनम और इरिडियम का एक टुकड़ा बना रखा है। प्लेटिनम और इरिडियम का एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक है छोटा सा, जो कि फ्रांस में रखा हुआ है। वेट्स एंड इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स में, वहाँ पर ये एयर टाइट कंटेनर में रखा हुआ है। इस प्लेटिनम और इरिडियम के टुकड़े में जो मास है, पूरी दुनिया उसको 1 किलोग्राम कहती है। यानी कि ये जो 1 किलोग्राम है वो कहाँ से आया है? ब्लॉक ऑफ प्लेटिनम इरिडियम प्लेस्ड इन एयर टाइट कंटेनर इन फ्रांस। ठीक है, अब हमें पता लग गया 1 किलोग्राम का मतलब प्लेटिनम और इरिडियम का वो ब्लॉक। तो मैं 1 किलोग्राम की बजाय यहाँ रख देता हूँ प्लेटिनम और इरिडियम। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ रही हो। किलोग्राम की बजाय अब मैं लिख रहा हूँ प्लेटिनम और इरिडियम का ये ब्लॉक, और यहाँ भी किलोग्राम की बजाय मैं लिख लेता हूँ प्लेटिनम और इरिडियम का ब्लॉक, क्योंकि 1 किलोग्राम का डायरेक्ट अर्थ वही होता है कि प्लेटिनम और इरिडियम का जो ब्लॉक है उसका मास। अच्छा जी, अब भाई चेयर का मास 5 किलोग्राम था, इसका डायरेक्ट अर्थ ये हुआ कि जो 1 किलोग्राम से 5 गुना भारी थी, और इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि ये प्लेटिनम और इरिडियम के ब्लॉक से 5 टाइम्स हैवियर है। तो हमने चेयर का मास दिया कि इट इज़ 5 टाइम हैवियर देन प्लेटिनम एंड इरिडियम। ओके, क्योंकि प्लेटिनम और इरिडियम का 1 किलोग्राम है। तो किसी का भी मास हम क्या बताते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स कितना हैवियर है, कि कितना गुना भारी है प्लेटिनम और इरिडियम से, क्योंकि प्लेटिनम और इरिडियम का मतलब है 1 किलोग्राम का वो ब्लॉक। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ हम एटम्स के मास को मापना चाहते हैं, तो कोई यूनिट तो होनी चाहिए जिसमें एटम्स के मास को एक्सप्रेस करें। जैसे कि किसी वस्तु के मास को तो हम किलोग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास को मापने के लिए एक यूनिट बनाएगी जिसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ तो हमने बता दिया था कि 1 किलोग्राम प्लेटिनम और इरिडियम। यहाँ AMU का क्या मतलब है कि AMU, व्हाट डज 1 AMU मीन? तो 1 AMU का मतलब होता है कि कार्बन 12 का, कार्बन 12 आइसोटोप का 1 एटम, एन एटम ऑफ कार्बन 12, और इसका भी क्या 1/12 पार्ट। मैंने जो ब्लैक सा दिखाया है ये कार्बन दिखाया है, हालांकि ब्लैक होता नहीं है कार्बन, मतलब ऐसे सिंबल होता नहीं है कार्बन का। ओके, तो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है कि कार्बन 12 का एक एटम का 12वां हिस्सा,
क्या कहा मैंने? 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का एक एटम का 12वां हिस्सा लेना है, तो हमें वहाँ यूनिट मिल गई एटम्स को मापने की। एटम्स को मापने की 1 AMU, और 1 AMU का मतलब है कि 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। डायरेक्ट अर्थ ये हुआ 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ C12। ये याद रखना, यूज होगा ये कि हमने एटॉमिक मासेस को मापने के लिए एक यूनिट बना ली कि कार्बन के एक एटम का 12वां हिस्सा। चलो अब कर लेते हैं। तो जितने भी एटॉमिक मास हमने एक्सप्रेस कर रखे हैं, जितने भी एटॉमिक मास, उसका यही मतलब होता है कि वो कितना गुना हैवियर है कार्बन के एक एटम के 12वें हिस्से से। तो एटॉमिक मासेस का डायरेक्ट अर्थ ये होता है कि द नंबर ऑफ टाइम्स an atom is heavier than 1/12 of कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम से के 12वें हिस्से से कितना गुना भारी है, यही एटॉमिक मास कहलाता है। एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जो है आप 14th AMU कहते हो, सभी को पता है। और AMU का मतलब क्या है? AMU का मतलब ये होता है कि 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का 12वां हिस्सा, 12th पार्ट। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 यूनिट है। इसका डायरेक्ट अर्थ ये हुआ कि नाइट्रोजन का एक एटम कार्बन के 12वें हिस्से से 14 टाइम हेवियर है। ध्यान से सुनना कि नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक मास है। इसका क्या मतलब हुआ कि नाइट्रोजन का एक एटम कार्बन के 12वें हिस्से से 14 टाइम हेवियर है। तो हम नंबर ऑफ टाइम्स बता रहे हैं ना कि कितना गुना भारी है ये, किससे? कार्बन के 12वें हिस्से से। अच्छा, अब आप खुद बताओ। एक और मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट बताना। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है वो 16 AMU है। इसका क्या अर्थ निकालोगे? इसका अर्थ ये हुआ कि ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन के 12वें हिस्से से 16 गुना भारी है, 16 टाइम हैवियर देन 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। ओके, तो अब आप बताइए कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो है वो 23 AMU है। इसका क्या अर्थ निकालोगे? बोलो, बताओ। 23 AMU, इट मीन्स an atom of sodium is 23 times heavier than 1/12 of an atom of कार्बन 12, कि कार्बन 12 के 12वें हिस्से से 23 गुना भारी है। तो हमें एटॉमिक मास की एक सिंपल सी डेफिनेशन मिल जाती है कि हम तो ये बता रहे हैं कि कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है। ओके, तो डेफिनेशन मिल गई कि नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ओके, अब भाई इसकी AMU हो गया, एटॉमिक मासेस हो गया। इसके बाद आता है ग्राम एटॉमिक मास। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम एटॉमिक मास? ये क्लियर हो गया? यो ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो गया? यही लगा देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास मीन एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स is called gram atomic mass, is called gram atomic mass. Is called gram atomic mass. Example, gram atomic mass of oxygen, gram atomic mass
ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आप कह सकते हो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना है? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम। हम गैस की बात, ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहे हैं, गैस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो मॉलिक्यूल हो जाता है। ओके, तो किसी का भी मास ग्राम में एक्सप्रेस कर दे वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। अभी क्वेश्चन आता है कि जी कभी तो आप नाइट्रोजन का 14th यू कर देते हो, AMU कर देते हो, कभी आप नाइट्रोजन का 14th ग्राम कर देते हो। क्या हम किसी सब्सटेंस की यूनिट चेंज कर सकते हैं? मैं कहता हूँ कि एक वस्तु 1 किलोग्राम की है, थोड़ी देर बाद मैं कह दूंगा कि 1 ग्राम की है, यानी कि हम उसकी यूनिट को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ यूनिट कैसे चेंज होगी? AMU की बजाय ग्राम कैसे लिख दिया? इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, देयर इज ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन देम। तो 14th AMU और 14 ग्राम का क्या मतलब है? ध्यान से सुनना। 14 AMU का मतलब होता है जस्ट एन एटम ऑफ नाइट्रोजन, जस्ट एन एटम ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन का केवल एक एटम लेना है, उसका मास चेक करोगे तो 14th AMU आएगा, जस्ट एन एटम ऑफ नाइट्रोजन। और यहाँ 14th ग्राम, इसका क्या अर्थ हुआ? 14th ग्राम इसका मतलब हुआ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का मास, 1 मोल का मतलब 6.02 गुना 10⁻23, यानी कि इतने एटम्स का मास जब चेक करोगे वो 14th ग्राम आएगा। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि AMU और ग्राम में क्या फ़र्क होता है। जब AMU की बात कर रहा है तो जस्ट एक नाइट्रोजन के एटम की बात कर रहा है, और जब ये ग्राम की बात कर रहा है तो डायरेक्ट समझ जाओगे कि ये 1 मोल एटम्स की बात कर रहा है। ओके, हो गया ग्राम एटॉमिक मास। इसके बाद आता है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, अब हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मापने का एक वेट बना रखा है, एक यूनिट बना रखी है। क्या यूनिट है वो? AMU। AMU क्या थी? 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ये थी जी। तो जिसका भी मास बताना है हम यही तो बताएंगे कि इससे इतना गुना भारी है। तो मोलिकुलर मास का मतलब होता है कि एक मोलिक्यूल कार्बन के 12वें हिस्से से कितना गुना भारी है। तो क्या हुआ? नंबर ऑफ टाइम्स ए मोलिक्यूल, नंबर ऑफ टाइम ए मोलिक्यूल इज heavier than 1/12 of an atom of कार्बन 12। कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितना गुना भारी है। ओके, एग्जाम्पल कर लेते हैं। ग्राम एटॉमिक एग्जाम्पल मोलिकुलर मास का सभी को पता है। मोलिकुलर मास बताइए। H2SO4 का बताओ, मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4। देखा एग्जाम्पल H2SO4 का बताइए मोलिकुलर मास। एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का कितना? 2। एक सल्फर का 32 होता है मास। एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 का कितना? 64। टोटल हो गया 98 EU। यानी कि एक मोलिक्यूल का जो मास आएगा H2SO4 का वो कितना आएगा? 98 U। ओके, ऐसे ही बताइए H2O का कितना आएगा? बहुत सिंपल, 2 + 16, क्योंकि 2 तो हाइड्रोजन का हो गया और 16 ऑक्सीजन का हो गया। टोटल ये हो गया 18 U। ओके,
इस तरह से मोलिकुलर मास आप कैलकुलेट कर पाते हो। तो अब मैं पूछता हूँ कि भाई H2O का जो मास है वो 18 ग्राम है ना, 18 U है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि H2O का एक मोलिक्यूल कार्बन के 12वें हिस्से से 18 गुना भारी है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो आप 18 U या AMU एक ही बात है, AMU लगा सकते हो या U लगा दो, U यूनिफाइड मास या AMU। और AMU का डायरेक्ट अर्थ क्या होता है? 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो H2O 18 U है, इट मीन्स ए मोलिक्यूल ऑफ H2O इज 18 टाइम हैवियर देन 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12। ओके, ऐसे 98 H2SO4 98 है, इसका क्या अर्थ निकालोगे? दिस हो गया। अब बताओ ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है? ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, वही मोलिकुलर मास को ग्राम्स में लिख दो। तो सिंपल सा शॉर्ट सा लिख रहा हूं, मोलिकुलर मास इन ग्राम्स, मोलिकुलर मास इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास। वही H2SO4 का ग्राम मोलिकुलर मास अब की बार क्या हो गया? 98 ग्राम। वाटर का क्या हो गया? 18 ग्राम। ओके, अब बात वही आती है, किसी कभी तो मैं 98 ग्राम लिख देता हूँ, कभी 98 U लिख देता हूँ, तो इन दोनों में क्या फ़र्क हो गया? ग्राम मोलिकुलर मास और मोलिकुलर मास में। H2SO4 का ही हम ले लेते हैं, तो H2SO4 का 98 ग्राम मीन्स 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स की बात कर रहा है। 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स का मतलब 6.02 गुना 10⁻23 मोलिक्यूल्स का मास जो आएगा वो 98 ग्राम आएगा। और ये जस्ट ए मोलिक्यूल ऑफ H2SO4। क्लियर? तो जब U मिले या AMU मिले तो समझ जाना एक मोलिक्यूल या एक एटम की बात कर रहे हैं, और जब ग्राम मिले तो एक मोल की बात कर रहे हैं। ओके, ये हो गया ग्राम मोलिकुलर मास भी हो गया। इसके बाद आता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास, यदि मोलिकुलर मास क्लियर हो गया होगा तो फॉर्मूला मास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो बताइए फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। और जस्ट मॉलिक्यूल्स के लिए मोलिकुलर मास होता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला मास होता है। तो ये क्या हो गया? मास ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में क्या हो गया? मास ऑफ 1 फॉर्मूला यूनिट, 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 formula unit of ionic compound. Mass of 1 formula unit of ionic compound is called formula mass. Example, NaCl ionic compound 23, क्लोरीन का 30.5, 35.5, 58.5 U। तो हम NaCl का फॉर्मूला मास कहेंगे, ना कि मोलिकुलर मास। यानी कि जब भी आयनिक कंपाउंड आ जाए तो मोलिकुलर मास टर्म नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला मास लगाएंगे, क्योंकि उनमें तो मोलिक्यूल होते ही नहीं है, तो मोलिक्यूल्स का मास कहाँ आएगा। ओके, अब कर लेते हैं ग्राम फॉर्मूला मास। ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास का मतलब ये हुआ कि हम फॉर्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, यानी कि इन ग्राम्स कर दें। एग्जाम्पल NaCl का ले लेते हैं, 23 मीन्स 58.5 ग्राम। ओके, तो क्लियर हो गया होगा। इसका क्या मतलब हुआ? जस्ट एक फॉर्मूला यूनिट का मास है, U मीन्स जस्ट एक फॉर्मूला, और ये 1 मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। ठीक है भाई, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास। अब आपकी एक NCERT क्वेश्चन में दे रखा है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6 करके दिखिए क्या आएगा, बताओ मोलिकुलर मास, और फिर उसको ग्राम मोलिकुलर मास भी बता देना। बताओ
कितना आया भाई? एक कार्बन का 12 होता है तो 6 का कितना हो गया? 72। एक हाइड्रोजन का 12 तो ना, एक हाइड्रोजन का 1 तो 12 का कितना हो गया? 12। और एक ऑक्सीजन का 16 तो इसका कितना हो गया? ओके, इट कम्स आउट टू बी 0, 9 1 10, 180। यानी कि C6H12O6 का जो फॉर्मूला ना मोलिकुलर मास आएगा वो 180U, और इसको मोलिकुलर मास में भी आप लिख सकते हो, ग्राम मोलिकुलर मास में भी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमें बहुत एनर्जी देते हैं, कमेंट्स जाकर के ज़रूर बताएं। ओके, थैंक्स अ लॉट।